हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके कितने प्रकार हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लगभग पूरी तरीके से 4 प्रकार थे: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत एवं परिक्षिप्त। अब हम पढ़ेंगे नगर के बारे में, नगरीय बस्तियां। देखिए, नगर हमेशा से ही गांव से बिल्कुल अलग होता है। नगर में ज़्यादातर जो क्रियाएं होती हैं वो थर्ड कैटेगरी की टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं कम ही होती हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः सेहत और विशाल होती हैं, काफ़ी बड़ी होंगी गांव के कंपेयर में, उनका आकार भी बड़ा होगा और वहाँ पे मिलने वाली सुख सुविधाएं, सर्विसेज, लोगों की अलग अलग तरह की वेशभूषा, खाने की स्टाइल, ये सारी काफ़ी गांव से काफ़ी भिन्न होती है। और लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, जटिल भी होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार से आकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक प्रकारों में संलग्न होती है। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम, ज़्यादातर जो भी ऑर्डर वगैरह आते हैं शहरों में बसते हैं, शहरों से आते हैं। शहरों में ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जितने भी मेजर ऑफिसर है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो आपके शहर में ही होते हैं। आर्थिक दृष्टि से ही ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला काम, जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, वो शहर में किया जाता है। अकृषि का मतलब नॉन एग्रीकल्चर वर्क आपके शहरों में किया जाता है। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। एक नगर, एक शहर का अपने आसपास का जो क्षेत्र है, एक फंक्शनल रिलेशन होता है। फंक्शनल मतलब प्रकार है कि क्या काम करेगा। जैसे नगर का कार्य है कि गांव में जो लोग हैं, आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहेगा कि उसके आसपास के इलाकों में भी जो स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन बेटर हो। साथ ही साथ अलग अलग तरह की सर्विसेज जैसे बैंकिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज़ भी नगरों से शहर की तरफ पहुंचती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, कई बार डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और कई बार इनडायरेक्टली। शहर से कुछ प्रोडक्ट्स गांव की तरफ जाते हैं, या गांव के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ से फल, सब्जियाँ, दूध वगैरह डेली हर बार शहरों की तरफ जाता है, क्योंकि शहरों में उत्पादकता कम है लेकिन उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी डिमांड शहर से नहीं पूरी हो सकती, आसपास के क्षेत्रों से ही लाना पड़ता है। तो गांव और शहर दोनों ही एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। अब भारत में नगरों का विकास, जो इंडिया में शहर हैं वो बहुत पुराने हैं, एंशियंट टाउन भी हैं, कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा बसाए हुए हैं, कुछ रीसेंट टाउन हैं जो हमने आज़ादी के बाद भी बसाने स्टार्ट किए। तो जो भारत का जो नगरों का इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक मतलब एंशियंट हिस्ट्री से, काफ़ी पुराने समय से। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के आसपास इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्रों में है, वहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये सारे बहुत शहर हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे इसमें देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पेज है। ये मैप में आपको जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु नदी है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र दिखा रहे हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट थे। और ये आज से 4500 साल पुरानी बात है, जब ये शहर काफ़ी मॉडर्न थे। रहने को लोग बहुत जगहों पर रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते थे जैसे शहर में रहते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी, जो हायर ऑर्डर एक्टिविटी हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटी जिसमें स्किल होता है, जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती थी। तो ये नगर अस्तित्व में आए, या फिर 18वीं शताब्दी में भी अलग अलग तरह के चेंज हुए। तो विकास के आधार पर एक वर्ड आया है यहाँ पर, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत के शहर हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन का मतलब है 600 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। ये जो अभी 2021 चल रहा है उसमें ही 6000 से लेके 1500 ईडी तक।
प्राचीन शहर वो होंगे जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने होंगे। इसमें आप लिख सकते हो हड़प्पा, बनारस, मदुरई, ये वो शहर हैं जो काफ़ी पुराने हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इलाहाबाद, पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, मदुरई। और इनका अधिकांश विकास जो है धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। ये जो सिटीज़ के नाम मैं ले रहा हूँ ये पुराने किसी न किसी साम्राज्य की कैपिटल रही होगी और या धर्म से जुड़ी होगी। मिडीवल टाउन हम देखते हैं जो 600 से लेकर 1500 ईडी तक है। ये 100 नगर हैं लगभग, इसमें मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। अधिकांश विकास राजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ। जैसे जब बहुत अलग अलग सल्तनत रहती है तो उनके रीजनल टाउन्स भी होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में मेजर सिटी देखी जाए तो दिल्ली है, या ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी सिटी देखी जाए तो कोलकाता है। तो रीजन वाइज अलग अलग सिटीज़ का निर्माण भी हुआ मध्यकालीन शहर में। तो इसमें देख सकते हैं कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, ये उस आसपास के जितना भी साम्राज्य था उनकी कैपिटल रही हैं। जैसे दिल्ली मुगल्स में कैपिटल रहा, लोधी वंश में भी दिल्ली कैपिटल था। हैदराबाद चोलास या पांडवास थे वहाँ के टाइम पे था। यहाँ देखिए मिडीवल टाउन्स टाउन ट्रेडर्स क्राफ्ट्समैन। देखिए मिडीवल टाउन कुछ इस तरीके से हमें दिखते थे, जहाँ पे लोग काफ़ी एक्सचेंज करने के लिए आते थे चीज़ें, मंडियाँ होती थी, लोग अलग अलग तरह के खाने के पकवान होते थे, पिलग्रिमेज के लिए यूज़ किया जाता था, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन अलग अलग तरह के। जैसे एक टाउन देखिए हम्पी, ये साउथ इंडिया में अभी बेंगलोर के पास ये सिटी है। ये विजयनगर जो एम्पायर है उसका कैपिटल था। सूरत एक मिडिवल टाउन है, मछलीपट्टनम, बहुत ऐसे शहर हैं जो बाद में बसाए गए हैं। एंशियंट टाउन की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अमरावती, अयोध्या, ये बहुत ही एंशियंट टाउन है जिनका इतिहास 2000 साल से पुराना है। अब आते हैं हम आधुनिक नगर। आधुनिक नगर जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्टार्ट हुआ, मतलब जब अंग्रेज या यूरोपियंस, अंग्रेज के साथ डच भी आए, फ्रेंच भी आए, उन लोगों ने आके भारत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। फैक्ट्री जहाँ पे लगाना शुरू करी, धीरे धीरे वहाँ पर इकोनॉमिक एक्सचेंज, आर्थिक विनिमय इतना ज़्यादा हुआ कि वो धीरे धीरे एक बड़े शहर में बदल गए। नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, ये जो शहर है ये इतने बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन ये शहर बिल्कुल स्क्रैच से बने। स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे बॉम्बे आज के टाइम पर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बॉम्बे 500 साल पहले देखेंगे तो वहाँ का इतिहास बहुत कम होगा, लेकिन आज वो इतनी बड़ी सिटी हो गई है कि बॉम्बे महाराष्ट्र पूरा पूरा वेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा शहर है, और पूरे इंडिया में भी आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बॉम्बे की है। अंग्रेजों ने में 3 मुख्य सिटी जैसे बॉम्बे, चेन्नई और मद्रास को इस्टेब्लिश किया और अपनी पकड़ मजबूत किया भारत के तीनों तरफ पे। ये अगर इंडिया का मैप हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक वेस्ट में रख लिया, साउथ में चेन्नई, और यहाँ पर ईस्ट। उन्होंने अच्छी तरीके से उसकी पकड़ बना ली। देखिए सिटी वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बॉम्बे की, महाराष्ट्र 18 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद है दिल्ली, ये 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है। लगभग 54 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये देखिए एक मैप है अर्बनाइजेशन जो बता रहा है, आगे हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन क्या है। यहाँ पे देखिए तो 3 तरह के नगर हमें पता चल गए। भारतीय नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ,
जैसे 1901 में नगरों की संख्या कितनी थी, फिर उसमें कितने लोग रहते थे हजारों की संख्या में, और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत। देखिए, नगरीकरण का मतलब है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है। ये नगरीकरण का स्तर है। 2011 के अनुसार भारत की 31.16% जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में रहती थी। और इसका इतिहास हम देखें यहाँ पर 1901 से 2011 के बीच में, तो देखेंगे 10% रहती थी, फिर 10.29, फिर 13, फिर 23, अभी ये डाटा हमारा क्या है 31% के आसपास है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयर में देखें तो काफ़ी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन सिटीज़ 80, 70, 90% तक। अब भारत में भी ये स्तर काफ़ी अलग अलग है। ये तो टोटल इंडिया का मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ मैप में देखिए, मैप में आप देखेंगे कि जो साउथ के स्टेट हैं या वेस्ट के स्टेट है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अर्बन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट में कम है। जितना डार्क कलर होता है, इस मैप को हम बोलते हैं कोरोप्लेथ, जिसमें पता चलता है कि जितना डार्क कलर होगा वो जो भी हम चीज़ चेक कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रभावी होगा। तो आधुनिक नगर में हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था। उसके अनुसार 1850 के बाद उद्योगों के आधारों पे काफ़ी नए शहर भी बने। अब स्वतंत्रता के पश्चात देखिए 1947 में स्वतंत्रता बने, इसके बाद फिर हमने टाउन प्लानिंग स्टार्ट करी अपने बल पे। जैसे चंडीगढ़ बिल्कुल नया शहर 1947 के बाद ही बना है। भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये वो सिटीज़ हैं जो आज़ादी के बाद हमने इनका प्लानिंग करी, खुद से डेवलप किया, खुद से बसाया। इसके अलावा औद्योगिक क्रेन, जहाँ पर हमने आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज लगाई, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी में ऑयल रिफाइनरी की एक फैक्ट्री है। ये धीरे धीरे शहर बसने लगे। जैसे गुड़गांव सबसे रीसेंट शहर आप कह सकते हो कि गुरुग्राम। दिल्ली से 20 साल पहले गुड़गांव बिल्कुल एक गांव की तरह ही था, लेकिन अभी गुड़गांव सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया है दिल्ली के बाद, और पूरे एरिया दिल्ली से गुड़गांव जाने में आपको डिफरेंस पता नहीं चलता। तो नगरीकरण में हम वापस आते हैं, तो 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे बढ़ने लगा। नगरीय केंद्र में विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव से देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई। क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो आपके शहर है वो एक तो शहर ऐड होने लगे, साथ में जो शहर पुराने थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लगे। इस तरीके से क्या होगा कि पॉपुलेशन अर्बन में ग्रोथ होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी भारत की सिर्फ 31% जनसंख्या ही शहरों में रहती है।